ये कहानी है दो बहनों की जो अनजान है एक दूसरे के अस्तित्व से। तो क्या होगा जब पता चलेगा कि उनका क्या रिश्ता है एक दूसरे से? क्या कभी मिल पाएंगी एक दूसरे से, या किस्मत को है यही मंजूर कि रहे ये एक दूसरे से अनजान? लेकिन क्या होगा जब ये एक दूसरे को ढूंढती हुई मिलेंगी अपने हम सफ़र से? इनकी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को जानने के लिए सुनिए हम हुए दीवाने। एक लड़की रास्ते के किनारे किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता करती रहती है। बेटा, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। लड़की: काका, कोई बात नहीं। यदि मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। व्यक्ति: क्यों नहीं बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आजकल के ज़माने की कोई अपनों की मदद नहीं करता है, तुम तो फिर भी परायों की सहायता कर रही हो। लड़की: ऐसी बात नहीं है काका, यदि दिल से मानो तो सभी अपने ही होते हैं, और ना मानो तो अपने भी पराये होते हैं। ये बात वो बहुत ही गहराई से कहती है। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, मेरा नाम रूही मित्तल है। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। यदि कभी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। अच्छा काका, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रूही मित्तल ये एक बहुत ही सिंपल लड़की है। काली काली आंखें, दूध से गोरा चेहरा, 5 फीट 6 इंच की हाइट, बिल्कुल पतली। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली के हाई यूनिवर्सिटी से की है, और इसका अपना एक छोटा सा डांस एकेडमी है जिसे ये चलाती है, जिसमें वो बच्चों को डांस सिखाती है। इसका ये सपना बचपन का होता है जो ये अब पूरी कर रही है। वहीं लंदन में एक लड़की अपने पापा से बातें कर रही होती है। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके पापा बोलते हैं, बच्चे, मुझे भी यही लगता था, मगर ये सच है। मैंने तुमसे ये बातें आज तक इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब जानो। लेकिन जब मुझे आज ये बात मालूम हुई है कि वो जिंदा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो। मैंने 20 साल उसके बिना गुजारे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे मरने से पहले एक बार मुझे मेरे बच्चे को चेहरा दिखा दो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। बोलो जूही, तुम मेरा कहना मानोगी ना? मुझे मेरी बच्ची से मिलाओगी ना? तो वो लड़की कहती है, पापा आप चिंता मत करें, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए। मैं नहीं जानती वो कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, लेकिन यदि आपको उससे इतना फ़र्क पड़ता है तो मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ रोइए मत। वो इतना कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। ये है जूही सक्सेना, लंदन की बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी और द सक्सेना ग्रुप कंपनी की सीईओ, जिसने अपनी पढ़ाई लंदन की यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और ये बचपन से ही लंदन में ही पली बढ़ी है। इसकी भूरी भूरी आंखें, दूध से गोरा चेहरा, 5 फुट 4 इंच हाइट, दिखने में किसी भी मॉडल से कम नहीं। रोहित सीधे अपने डांस एकेडमी चली जाती है। वहाँ जाते ही वो सबसे पहले सभी बच्चों से मिलती है जो उसका वहाँ पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आती है और बच्चों को डांस सिखाने लगती है। शेखावत ग्रुप ऑफ वेडिंग कंपनी में एक लड़का सभी एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा होता है, मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से, मुझे कोई भी प्लानर परफेक्ट चाहिए। तुम्हें पता है एक इस छोटी सी गलती के कारण हमारी कंपनी की कितनी बदनामी होगी? लोग क्या कहेंगे? इंडिया का नंबर 1 वेडिंग प्लानर शेखावत कंपनी ने एक वेडिंग अच्छे से प्लान नहीं की है। ये सब किसकी गलती के कारण हुआ? तुम लोगों के कारण। क्या तुम लोग एक अच्छे से डांसर को नहीं ला सकते जो क्लाइंट्स के फैमिली मेम्बर को डांस सिखा सके? हर क्लाइंट के घर थोड़े से पैसे दें, किसी को भी उठाकर उनके पास भेज देते हो डांस सिखाने के लिए। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एक अच्छे से डांसर को हायर करो जो हमेशा के लिए शेखावत कंपनी के साथ काम करे, जिससे उसे भी कोई दिक्कत ना हो और हमारे क्लाइंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, और डांस वो परफेक्ट सिखाती हो। नहीं तो तुम सब भी अपनी नौकरी कहीं और खोज लेना, क्योंकि रुद्र शेखावत को अपना हर काम पर परफेक्ट चाहिए। तुम लोगों के कारण आज मेरी कितनी बदनामी हुई है, मुझे ये दिन दोबारा ना देखना पड़े, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। वो इतना कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वो सीधा अपने घर जाता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। हॉल में बैठे सभी लोग उसके गुस्से को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। रूथ का बड़ा भाई कहता है, आज लगता है
फिर इसकी कंपनी में कुछ हुआ है, इसलिए इतने गुस्से में लग रहा है। तो उसकी भाभी कहती है लगता तो कुछ ऐसा ही है। वो तो वहाँ बैठा एक बच्चा जो 6 से 7 साल का होगा, वो कहता है मैं अभी आता हूँ। चाचू को मना कर वो इतना कहकर रूथ के पीछे पीछे उसके कमरे की ओर चला जाता है। वो बच्चा जैसे ही रूथ के कमरे में जाता है तो वो कहता है चाचू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो रूथ कहता है क्या बात है, आज चाचू की बहुत जल्दी याद आ गई। हाँ चाचू, क्योंकि मुझे ना आपसे कुछ मांगना है। तो रूथ कहता है क्या चाहिए मेरे अंश को। तो बच्चा बोल चाचू मेरा एक दोस्त है ना, वो यहाँ मोबाइल की ओर इशारा कर डांस सीखने जाता है। चाचू मैं भी वहाँ डांस सीखने जाना चाहता हूँ, वो दीदी ना बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं। इतना कहकर एक वीडियो मोबाइल में प्ले कर रूथ को दिखाने लगता है। और रूथ मोबाइल में देखता है एक लड़की पूरी शिद्दत से डांस कर रही होती है। तो अंश कहता है देखा चाचू, मैंने कहा था ना ये दीदी बहुत अच्छा डांस करती हैं, मुझे भी इसी से डांस सीखना है। तो रूथ अंश को गले लगाते हुए कहता है क्यों नहीं बेटा, तुम जहाँ चाहो जिसे चाहो उससे डांस सीखोगे। बच्चा खुश हो जाता है और बाहर आकर नाचने लगता है। उसे इतना खुश देखकर उसके मम्मी पापा कहते हैं क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। तो बच्चा कहता है हाँ, क्योंकि मेरे चाचा ने मुझसे कहा है कि वो मुझे डांस सिखाने वहाँ लेकर जाएंगे। आपके जैसे मेरे चाचू नहीं हैं, मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर डांस करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। ये थे रुद्र शेखावत, इंडिया के सबसे बड़े वेडिंग कंपनी के सीईओ और कंपनी वन बिजनेसमैन भी। अंश रुद्र का बड़ा भाई का इकलौता बेटा। रुद्र का बड़ा भाई का नाम वैभव है, भाभी का नाम दिव्या शेखावत है। रुद्र का एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल परिवार है जिसके साथ वो बहुत खुश है। अंश अपने साथ लाया हुआ मोबाइल वहीं छोड़ देता है, जिसे देखकर रुद्र उसे उठा लेता है और वो वीडियो फिर से चालू करके देखने लगता है। वो उस लड़की को डांस करते हुए बहुत गौर से देख रहा होता है। तभी वो लड़की एक स्टेप ऐसा लेती है जिससे उसका फेस मोबाइल की ओर आ जाता है और रुद्र उस वीडियो को वहीं रोक देता है। उसके बाद वो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर उस लड़की का तस्वीर अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करता है। फिर वो खुद से कहता है वाकई में तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुमने पहली नज़र में रुद्र सिंह शेखावत को अपना दीवाना बना दिया। आ रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने। और कल का इंतज़ार करने लगता है कि इस समय शाम हो रही है, तो जिसके कारण उस लड़की से मिलना सही नहीं समझता है, इसलिए वो उसका फ़ोटो किसी को भेजता है जिससे वो उसके बारे में जान सके। वहीं लंदन में जूही अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके पापा आते हैं और जूही का नाम पुकारते हैं, जो अभी अपने पापा को अपने कमरे में देखकर वो जो सामान सेट कर रही थी उसे छोड़ अपने पापा के पास जाती है और उन्हें पकड़कर बेड पर लाकर बैठा देती है और ख़ुद भी उनके पैर के नीचे बैठ जाती है। फिर वो अपने पापा से कहती है डैड, मुझे ये बताइए कि दी का जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूं। तो जूही के पापा कहते हैं बेटा, जूही उसका जन्म इंडिया के दिल्ली शहर के एक सिटी हॉस्पिटल में हुआ था। उस समय तुम्हारी देविका, मेरी पहली पत्नी का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस था, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम बच्चे या माँ किसी एक को बचा सकेंगे। देविका की हालत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर देविका ये बच्चा चाहती थी, जिसके कारण मैंने डॉक्टर को बच्चे को बचाने को कहा। मगर कुछ समय बाद डॉक्टर ने आकर मुझे कहा कि देविका ने अपना दम तोड़ दिया और बच्ची को भी वो नहीं बचा सके। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने देविका का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद मैं इंडिया छोड़कर यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हारी माँ से शादी की, उसके बाद तुम हमारी ज़िंदगी में आई। तो देविका कहती है पापा, आपने एक बार भी उस बच्ची को नहीं देखा था। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, डॉक्टर ने मुझे देखने नहीं दिया और मैं उस स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि मैं देविका के मरने के बाद सदमे में चला गया, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। मगर कुछ दिन पहले वही डॉक्टर जो देविका का डिलीवरी किए थे वो मुझे लंदन में मिले। मुझे देखने के बाद वो डॉक्टर थोड़ा घबरा गया, तभी वो वहाँ से जाने लगा। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने सुना वो डॉक्टर किसी को बता रहा था कि उस दिन उसने मेरे बच्चे को किसी के हाथों भेज दिया, जिसे सुन मैं वहीं लड़खड़ा गया। मैं उसके पास गया और मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की कि उसने मेरे बच्चे को किसे बेचा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और वहाँ से भाग गया। तो जूही कहती है पापा आप चिंता मत करिए, मैं दी को ढूंढ कर लाऊंगी। भले ही वो मेरी सौतेली बहन है, मगर ये किस्मत ने लिखा था तो मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी
और उनका अधिकार उन्हें दिलवाऊंगी। और उस डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने आपसे आपकी बेटी को दूर किया है। इतना कहती है और अपना सामान समेटने लगती है। फिर अपने पापा के पैर छूकर कहती है, आशीर्वाद दीजिए, मैं इंडिया जा रही हूँ, उसे ढूंढ कर ही आना है। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। निकलते हुए किसी को कॉल करती है और कहती है, जीवन, मुझे इंडिया में शिफ्ट होना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो उधर से एक आवाज़ आता है, क्यों नहीं जान, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार तुम कहो तो सही। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इंडिया में शिफ्ट होना चाहती हो। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर तुम ही थी कि लंदन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जूही सीरियस होकर कहती है, जीवन, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं लंदन से निकल चुकी हूँ, मैं कल तक इंडिया पहुँच जाऊँगी, प्लीज़ मेरे रहने का और मेरे बिजनेस का सारा सेटअप इंडिया में करा दो। तो जीवन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। फिर वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। जूही लंदन से निकल जाती है एक नए सफ़र की ओर। रूथ के घर में रूथ नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर उस फोटो वाली लड़की की सारी डिटेल्स आते हैं, जिसे रूथ खोलकर देखने लगता है। उसमें लिखा होता है, नाम रूही मित्तल, उम्र 24 साल, रंग गेहुआ, ग्रेजुएशन पास, अभी एक छोटा सा डांस एकेडमी चलाती है। इनके पापा का खुद का एक छोटा सा कंपनी है जिसके वो बॉस हैं। माँ पापा की लाडली बेटी इकलौती रूही है, जिसका एक दोस्त है जिसका नाम राहुल अग्रवाल है। इसके अलावा उसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई नहीं है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद अपने भाई भाभी से कहता है, भाभी, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो रूथ का भाई कहता है, हाँ बोलो रूथ। रूथ बोलता है, भाई, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके घर हमारे रिश्ते की बात करने जाएं। जिसे सुन उसके भाई भाभी हैरान हो जाते हैं कि रूथ किसी लड़की को पसंद करता है। वो खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? तो रूथ कहता है, नहीं, वो तो मुझे जानती भी नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप उसके घर हमारे रिश्ते की बात करने जाएंगे। तो उसके भैया खुश होते हैं, कहते हैं, क्यों नहीं, मैं आज शाम को ही उसके घर जाऊँगा, तो मुझे उसका एड्रेस दे देना। जिसे सुनकर रूथ कहता है, जी ठीक है भाई। इतना कहकर वो अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। वहीं रूही के घर में रूही भी नाश्ता कर रही होती है, तभी उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा, आज डांस एकेडमी से आते समय कुछ मिठाइयाँ लेते आना, मुझे कल वंदना के घर जाना है, उसे पोता हुआ है। तो रूही कहती है, ठीक है मम्मा, लेते आऊँगी। और वो भी डांस एकेडमी चली जाती है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे जूही का प्लेन इंडिया लैंड कर चुका होता है और वो इंडिया में अपनी मंजिल की ओर पहला कदम रख चुकी होती है। वो जैसे ही एयरपोर्ट से निकलती है, कोई उसका नाम का बोर्ड लेकर खड़ा होता है, जिसको देख खुद से ही कहती है, इससे तो मैंने कहा था लेने मत आना, बस अरेंज कर देना, ये तो खुद ही आ गया है। भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? फिर वो उसके पास जाते हुए कहती है, जीवन। तो वो कहता है, नहीं जाने मन। जूही का जीवन, जिसे सुन जूही इरिटेट होते हुए कहती है, तुम ना कभी नहीं सुधर सकते, हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो, अब चलो यहाँ से। तो वो लड़का जीवन, जो हुक्म मेरे आका, कहकर चला जाता है। दोनों गाड़ी में बैठते, तभी जूही कहती है, बताओ क्या क्या अरेंजमेंट किया है तुमने मेरे लिए इस शहर में? तो जीवन कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले सॉरी जाने मन, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी बिजनेस का सेटअप नहीं कर पाया, 1-2 दिन समय लगेगा, उसके बाद सारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो जूही कहती, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रहने का जिसे सुन जीवन अपना कान पकड़ती हुई कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर देख रहा था, मगर उस घर में अभी कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ दिन में रेडी हो जाएगा। तुम्हारा रहने के लिए तब तक तुम मेरे अंकल आंटी एंड मेरी मुंह बोली सिस्टर के पास रहोगी। जिसे सुन रूही कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी अजनबी के साथ कैसे रह सकती हूँ? तो जीवन कहता है, अजनबी नहीं है, वो मेरे अपने, उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी के जैसा ही प्यार देंगे। चलो, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो जीवन कहता है, और ऑप्शन रखना भी नहीं जाने मन। जिसे सुन जूही कहती, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। तो जीवन कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। रोही फिर अपना मोबाइल निकाल कर चलाने लगती है और जीवन कार ड्राइव करने लगता है। एक घर के सामने उनकी कार रुकती है। घर देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। तभी जीवन गाड़ी से उतरकर जूही का सारा सामान निकालता है और डोरबेल बजाता है, जिसे अंदर से एक लेडी बाहर आती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे वो जीवन को देखती है तो कहती है, जीवन, तुम आ गए इतने जल्दी? तो जीवन कहता है, आंटी,
आंटी मैंने आपसे कहा था ना, मेरी एक दोस्त तो वो औरत कहती, हाँ बेटा मुझे याद है, मैंने कमरा भी रेडी करवा दिया है। तो जीवन खुश होते हुए उस औरत को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी। वैसे मेरी सिस्टर कहाँ है? तो वो औरत कहती है, अभी डांस एकेडमी गई है। तो जीवन बोलता है, मैं तो भूल ही गया, उसका एक दिन के लिए भी नहीं छूटना चाहिए एकेडमी। अच्छा आंटी, इससे मिलिए, ये है जूही, मेरी लंदन की फ्रेंड। एंड जूही, इनसे मिलो, ये है मेरी बेस्ट आंटी। जूही उस औरत को नमस्ते कहती है। वो औरत भी जूही को खुश रहो बेटा कहती है। फिर वो दोनों अंदर जाने के लिए कहती हैं। जूही अंदर आ जाती है। जीवन उसका सारा सामान लेकर अंदर आता है। जूही पूरे घर को बहुत अच्छे से देख रही होती है और उस घर में लगी एक लड़की की फ़ोटो को देखती है। तभी वो औरत पीछे मुड़कर कहती है, ये मेरी बेटी रूही की फ़ोटो है। जिसे सुन जूही अपने मन में कहती है, रूही शायद मेरी दीदी, इसकी इतनी ही बड़ी होगी या ये इसी के इतना ही होगी। वो इतना ही कहती है और फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए उस औरत के पीछे जाने लगती है। वो औरत उसका कमरा दिखाती है और उसे फ्रेश होने को कहती है और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जूही भी थके होने के कारण सबसे पहले फ्रेश होने चली जाती है और वो फ्रेश होकर सीधे नीचे आती है। नीचे आकर टेबल पर बैठ जाती है तो वो औरत उसके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। तो जीवन कहता है, शायद आप भूल रही हैं, मैं भी यही हूँ। तो वो औरत कहती है, मैं तो तुम्हें भूल सकती नहीं, अगर मैं तुम्हें भूलती तो तुम्हारी वो बहन मुझे ही भूल जाएगी। तो वो लड़का कहता है, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जूही को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि कोई पराये भी किसी के लिए इतना भी कर सकते हैं। वो औरत जूही और जीवन को खाना सर्व करती है और फिर किचन में चली जाती है। जूही और जीवन खा ही रहे होते हैं, तभी जीवन कहता है, कैसा लगा नया घर? तो जूही कहती है, ठीक ही तो है। फिर जीवन कहता है, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इस तरह तुम इंडिया अचानक। तो जूही उससे कुछ कहती उससे पहले ही रूही की मम्मी आते हुए कहती है, बेटा खाना खाने टाइम बात नहीं करते। तो वो दोनों चुपचाप से खाना खाने लगते हैं। शाम का समय रूही के घर में। रूही जब अपने घर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है तो जूही हॉल में अकेली बैठी होती है। वो जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनती है तो दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। जूही जैसे ही दरवाज़ा खुलती है, रूही जूही को देख के हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है, जी आप कौन? और यहाँ तो ऊपर से आ रहा। जीवन कहता है, जूही ये रूही है। रूही ये जूही है, मैंने तुम्हें बताया था ना। तो रूही जूही से हैंडशेक करती हुई कहती है, हाय जूही, तुम बहुत सुंदर हो। जूही भी कहती है, आप भी बहुत स्मार्ट हो। फिर रूही मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगा लेती है। जूही को रूही के गले लगाने से अपनापन सा महसूस होता है, जो वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है। फिर रूही अंदर चली जाती है। तभी रूही की माँ कहती है, रूही बेटा तुम आ गई, चलो जाओ फ्रेश होकर के आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। जब वो ऊपर जा रही होती तो रूही की माँ कहती है, रूही बेटा मैंने तुम्हारे कमरे में जूही का सामान सेट करवाया है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रूही मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ्रेंड मिल गई। इतना कहकर ऊपर चली जाती है और कुछ समय बाद फ्रेश होकर आती है। सभी बैठकर शाम का नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रूही के पापा आते हैं। रूही के पापा बहुत थके हुए लगते हैं। तो रूही, क्योंकि उसका नाश्ता हो गया होता है, तो वो जाकर अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर सोफे पर बैठा देती है और उनके सर को दबाने लगती है। जूही बस यूं ही रूही की हर एक्टिविटी को देख रही थी। कहीं ना कहीं जूही में भी वही गुण थे जिसे वो बहुत गौर से देख रही थी। उसके बाद उसे रूही के पापा कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। फिर वो वहाँ से उठकर फ्रेश होने चले जाते। वो फ्रेश होकर आते हैं तो वो भी नाश्ता करते हैं और फिर सभी बैठे बातें कर रहे थे। फिर रूही के पापा जूही से उसके बारे में पूछते हैं तो वो अपने बारे में परिचय देती है। तभी रूही के पापा जूही से पूछते हैं, बेटा इस तरह अचानक तुम्हारा इंडिया में शिफ्ट होना कोई कारण है क्या? तो जूही कहती, हाँ मैं यहाँ किसी कारण से आई हूँ, मेरे किसी खोए हुए अपने को ढूंढना। जिससे सुन सभी हैरान हो जाते हैं, मगर कोई पूछता उससे पहले ही डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। दरवाज़ा जैसे ही जीवन जाकर खोलता है, वो अपने सामने रुथ के भाई और भाभी और अंश को देखकर हैरान हो जाता है। वो रुथ के भाई राज और भाभी नैना से कहता है, राज भाई, नैना भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो राज और नैना कहते हैं हम तो यहाँ मिस्टर एंड मिसेस मित्तल से कुछ बातें करने आए थे, मगर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जीवन कहता है मिस्टर एंड मिसेस मित्तल मेरे अंकल आंटी और मैं यहाँ अक्सर आया जाया करता हूँ। तभी वहाँ मिस्टर मित्तल आते हुए कहते हैं जीवन तुम इतनी देर से किससे बातें कर रहे हो। तो जीवन कहता है अंकल आप देखेंगे तो आप भी बातें करने लगेंगे। बिजनेसमैन रूथ के बड़े भाई और भाभी और उनके बेटे आए हुए हैं आपके घर। तो मिस्टर मित्तल हैरान होते हुए कहते हैं सर आप यहाँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे घर आए हैं। तो राज क्या कहता है अरे सर पहले तो आप ये सर कहना छोड़ दें, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप मुझे बेटा कह सकते हैं। तो मिस्टर मित्तल ठीक है सर कहते हैं। तो राज फिर कहता है आपने मुझे फिर से सर कहा। तो मिस्टर मित्तल कहते हैं ठीक है तो फिर मैं आपको बेटा कहने को तैयार हूँ, मगर आपको भी मुझे अंकल कहना होगा, आपके मुँह से मेरे लिए सर अच्छा नहीं लगता है। तो राज कहता है ठीक है अंकल जैसा आप कहें। फिर मिस्टर मित्तल उन तीनों को वहाँ से अंदर लेकर चले जाते हैं। अंश जब वो रूही को देखता है तो वो खुश हो जाता है और अपनी मम्मी को कहता है मम्मा ये वही है जिससे मैं डांस सीखना चाहता हूँ। तो नैना उसे चुप कराते हुए कहती है बेटा तुम चुप रहो। अभी तो अंश चुप हो जाता है मगर वो बस रूही को ही देखे जा रहा था। सभी हॉल में बैठे होते हैं तभी राज कहता है अंकल मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो। तो मिस्टर मित्तल कहते हैं हाँ बेटा कहिए जो भी कहना है। तो राज कहता है एक्चुअली मैं अंकल मैं यहाँ अपने भाई रोहित के लिए आपकी बेटी रूही का हाथ मांगने आया हूँ। जिसे सुन सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इतने बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता उनके घर उनकी बेटी के लिए आया हुआ था। वो बैठे सभी लोग राज को ही देखे जा रहे थे। तभी राज कहता है मैं जानता हूँ आप लोग ये सुनकर बहुत हैरान होंगे, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ, हमें रूही बहुत पसंद है रूथ के लिए। जिसे सुन जीवन कहता है यार भाई आपने क्या कह दिया, मैं तो कब से चाहता था कि रूही की शादी रूथ से हो, दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। मैं तो कब से आपसे बात करना चाहता था मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जिससे मिस्टर एंड मिसेज मित्तल हैरान हो गए। दोनों हैरान होकर जीवन को ही देखे जा रहे थे। वहीं रूही तो ना जाने जीवन को किस नज़र से देख रही थी कि यदि जीवन अभी यहाँ अकेला होता तो वो उसे पीट कर एक कर देती। तभी जीवन हड़बड़ाते हुए कहता है अंकल मैं पहले आपसे ही बात करता, उसके बाद ही भाई और भाभी से बात करने जाता। पहले रूही मेरी बहन है, रूथ बाद में मेरा दोस्त है। वहाँ बैठे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। तभी जीवन रूही के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है देखो रूही मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार लड़की हो, तुम जो भी फैसला लोगी सोच समझ कर लोगी, लेकिन मेरा एक बात याद रखना, रुत बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा और ना कभी तुम्हारे सपनों के बीच आएगा। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना ही मैं रूथ को भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। इस रिश्ते के लिए तुमसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तभी राज कहता है रूही तुम चाहो तो रूथ से मिलकर बात करके भी अपना फैसला सुना सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रूही कुछ नहीं कहती और चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रूही की माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। मिस्टर मित्तल राज नैना को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि रूही इस तरह से उठकर चली गई एंड जीवन भी। ऊपर रूही के कमरे में रूही की माँ रूही बेटा कैसे तुम आ गई, कुछ तो बोल कर आती। रूही कहती मम्मा पापा आज तक आपने जो भी चाहा है वही हुआ है, आगे भी वही होगा जो आप चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ तो मेरी हाँ है, इसमें कोई देखने समझने वाली बात ही नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा ही कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रूही की माँ खुश होकर कहती है तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। तो रूही कहती नहीं मम्मा। फिर मिसेस मित्तल खुश होते हुए रूही को गले लगा लेती है और नीचे आकर सभी को कहती है रूही का इस रिश्ते से के लिए हाँ है। तो जीवन खड़े होते कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी रस्म के होने से पहले मैं चाहता हूँ कि रूही और रोज एक दूसरे को एक बार मिले। जिसे सुन सभी हाँ कहते हैं। तो जीवन कहता है ठीक है मैं कल रुद्र को शिव जी के मंदिर लेकर आऊँगा, जो ही तुम रूही को लेकर आना, हम दोनों उन दोनों को वहीं मिलेंगे क्योंकि मैं दोनों को अच्छे से जानता हूँ, दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए मना ही नहीं करेंगे। जिससे सभी राजी हो जाते हैं और राज और नैना जूही और रुद्र की शादी के बारे में मिस्टर और मिसेस मित्तल से बातें करते हैं।
वहीं अंश बैठे बैठे बोर हो रहा होता है। तभी वो धीरे धीरे कदमों से ही कमरे में चला जाता है और वो रूही को देख कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए जो खुला होता है कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जिसे सुन अंश को देख रूही हैरान होती है। फिर कहती है, क्यों नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। तो अंदर अंश रूही के पास चला जाता है और उससे कहता है, आप ना बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं, क्या आप हमें डांस सिखाएंगे? जिसे सुन रूही मुस्कुराने लगती है। फिर वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे डांस एकेडमी आना होगा। तो अंश कहता, हाँ मैंने इसके लिए चाचू से बात की है, चाचू मुझे आपके डांस एकेडमी लाने के लिए मान गए हैं। मैंने तो उन्हें एक वीडियो भी दिखाया था। तो रूही समझ नहीं पाती, वो कहती है, आपने क्या वीडियो दिखाया बेटे? तो अंश कहता है, मैंने आपके डांस का वीडियो दिखाया था। जिसे सुन रूही हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि रुद्र ने ही अपने भैया भाभी को यहाँ भेजा होगा वो डांस वीडियो देखकर। फिर कुछ सोच शर्म आने लगती है। फिर वो अंश से बातें करने लगती है। कुछ समय बाद रूही अंश को गोद में उठाए नीचे आती है। फिर नैना और राज को नमस्ते कर उन तीनों को विदा कर देते हैं। राज नैना अभी उन्हें नमस्ते कर वहां से चले जाते हैं। सभी खुश होते हैं कि रूही का रिश्ता इतने अच्छे घर और परिवार में हुआ है। रूही भी खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जैसा जीवन साथी चाहती है रुद्र शायद वैसा ही है। इसलिए वो भी खुश होती है। वो अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही होती है। तभी वहां जूही आकर उससे पूछती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक बार उस लड़के से मिलती, उससे बातें करती, उसके बाद इतना बड़ा फैसला लेती? शादी एक ऐसा फैसला होता है जो एक लड़की को पूरी जिंदगी निभानी पड़ती है। तो आप बिना देखे कैसे शादी के लिए हाँ कर सकती हैं? जिसे रूही मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और उसके पास जाकर उसके कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बैठा देती है और फिर कहती है, जूही, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे दो लोगों को जीवन भर निभाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये फैसला मेरे पापा लें, क्योंकि मेरे लिए आज तक जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो सही ही रहा। तो आज मैं उनसे ये अधिकार कैसे छीन लूँ? और रही बात इस रिश्ते की, तो तुमने सुना ना जीवन ने क्या कहा। यदि जीवन को ऐसा लगता है कि रुद्र मेरे लिए परफेक्ट है, तो रुद्र मेरे लिए परफेक्ट ही होंगे, क्योंकि मैं जीवन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लेगा। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, मगर दिल का रिश्ता है जिसे वो पूरे दिल से निभाता है। तभी वहां जीवन आते हुए कहता है, ये हुई ना बात, आज मुझे वाकई विश्वास हो गया है कि तू ही है मेरी असली बहन। जिसे सुन रूही मुस्कुरा देती है। फिर जीवन जूही के पास जाकर जूही का गाल खींचते हुए कहता है, और ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ तुम रूही को क्यों भड़का रही हो इस शादी के लिए? तो जूही उसे चिढ़ते हुए कहती है, मैं भड़का नहीं रही, मैं उसे समझा रही हूँ कि एक बार मिल लेती। तो रूही उन दोनों को झगड़ा देकर कहती है, अरे बाप रे, तुम दोनों कहते हो कि तुम दोनों दोस्त हो, मगर इतने लड़ते हो? तो जूही कहती है, मैं नहीं लड़ती हूँ, यही मुझसे लड़ता है। तो जीवन कहता है, पहली बात है कि ये मेरी दोस्त नहीं, ये तो मेरी लाइफ है। जिसे सुन रूही मुस्कुराती है क्योंकि उसे सब कुछ मालूम होता है। तभी जूही कहती है, तुम फिर से शुरू हो गए, इसलिए मैं तुमसे बात ही नहीं करती। तो जीवन कहता है, मैं कभी खत्म ही नहीं हो सकता, तो शुरू होने की बात ही नहीं है, और तुम मुझसे बात ना करो, ये हो ही नहीं सकता। रूही को उन दोनों की बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। फिर वो अपने कान पर हाथ रख दोनों को चुप रहने को कहती है, जिसे सुन दोनों चुप हो जाते हैं। तभी जीवन सीरियस होकर कहता है, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? तो रूही कहती है, यदि तुम लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जिसे सुन जीवन मुस्कुरा देता है, मगर जूही को ये अच्छा नहीं लगता है कि रूही ने बिना देखे जाने ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तभी जूही कहती है, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको दी बुला सकती हूँ? जिसे सुन रूही मुस्कुराती हुई कहती है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। फिर रूही जूही को अपने गले लगा लेती है। तभी जीवन भी उन दोनों को गले लगा लेता है और कहता है, तुम दोनों भले ही बहनें बन जाओ फिलहाल के लिए। वो फिलहाल तो पर जोर देते हुए कहता है, मगर बाद में तो मैं इसे तुम्हारी भाभी ही बनाऊंगा। जिसे सुन जूही चिढ़ जाती है तो रूही मुस्कुराने लगती है। जीवन जब अपने बिजनेस के सिलसिले में लंदन गया था, तब उसकी मुलाकात जूही से हुई थी। वो जूही को इतना प्रोफेशनल होकर काम करते देख उस पर फिदा हो गया था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ गई और
जब जीवन का काम लंदन में ख़त्म हो गया तो जूही को प्रपोज करने के बारे में सोचा और उसने जूही को प्रपोज भी किया, मगर बदले में जूही ने ना ही उसे हाँ कहा और ना ही ना कहा। फिर जीवन को किसी कारण से इंडिया आना पड़ा, मगर दोनों के बीच बातें अभी भी होती थी, जिसके कारण जीवन उसे हमेशा परेशान किया करता था। जूही का जवाब का उसे आज तक इंतजार था। वहीं जूही, वो तो वही जाने कि वो क्या चाहती है। तभी वहाँ रूही की मम्मी आते हुए कहती है, रूही बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए मन्नत मांगी थी। कल तुम जूही के साथ मंदिर चले जाना और शिव जी से अपने नए जीवन की प्रार्थना करना। जिसे सुन रूही जी मम्मा जिसे सुन रूही मम्मा से कहती है, ठीक है। तो रूही की मम्मी जीवन को कुछ इशारा करती है तो जीवन वहाँ से हड़बड़ाते हुए उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे कल मिल लूँगा। वो इतना कहकर रूही को गले लगा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों भी आपस में बातें करने लगती हैं। एक दिन में ही दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। रुथ को जब पता चलता है कि रूही ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो बहुत खुश होता है। वो अपने मैनेजमेंट से बात कर ही रहा होता है कि तभी कोई उसकी केबिन का डोर लॉक कर डायरेक्ट अंदर आ जाता है। रुथ दरवाजे की ओर देखता है और कहता है, तुम तो उधर से। वो कहता है, हाँ मैं, तुमने तो मुझे इतनी बड़ी बात बताई नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे पूछ लूं। जिसे सुन रोज समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वहां से सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो रूथ के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने रूही को पसंद किया है अपने जीवन साथी के रूप में। मैं तो कब से यही चाहता था कि रूही की तुम्हारे साथ शादी हो, मगर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। मगर साले, तूने कभी मुझे नहीं बताया कि तू रूही को पसंद करते हो। रुथ कहता है, जीवन, मैंने रूही को पहली बार कल ही देखा है। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही बनी है, मगर तुम उसे कैसे जानते हो। तो जीवन कहता है, क्योंकि वो मेरी मुंह बोली बहन है। मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ और उसके साथ ही रहा करता था। तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन के बारे में बताया करता था। तो रूथ कहता है, यानी कि तुम जो भी बातें किया करते थे वो रूही के बारे में होती थी। जिसे सुन जीवन रूथ के कंधे पर हाथ रख के कहता है, हाँ यार, रूही ही मेरी बहन है। फिर जीवन कहता है, चल एक थैंक यू तो कह दे, आखिर रूही को मैंने ही तो मनाया है इस शादी के लिए। तो रूथ कहता है, मैं तुम्हें क्यों थैंक यू कहूँ, रूही मुझसे शादी करना चाहती है, मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों तैयार हैं, हमारी हाँ है, तो इसमें तुम्हें मैं थैंक यू क्यों कहूँ। मैं नहीं कहने वाला थैंक यू। तो जीवन कहता है, ठीक है, मैं रूही को जाकर इस शादी के लिए ना कहने के लिए कह देता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। और जीवन जाने लगता है। तभी रूथ उसे पकड़ कर कहता है, ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जीवन कुछ याद करते हुए कहता है, यार मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब भी रूही की शादी तुम्हारे साथ होगी तो मैं शिव जी के पास तुम्हें उनके आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। रुद्र इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मगर फिर भी वो जीवन का मान रखने के लिए हाँ कर देता है। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते रहते हैं। उसके बाद जीवन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रुद्र भी ऑफिस का सारा काम कर अपने घर चला जाता है और वो अपने भैया भाभी को मंदिर जाने के लिए बारे में बताता है। तो उसके भैया भाभी उसे जाने को कहकर खुद भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्र भी वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और मोबाइल में रूही की तस्वीर को देखते हुए ही सो जाता है। अगली सुबह जूही उठ चुकी होती है। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ काम कर रही होती है। तभी रूही भी उठती है और वो जूही को इस तरह से काम करते देख मुस्कुराती हुई कहती, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो। तो जूही भी मुस्कुराती हुई कहती है, कुछ चीज़ों की आदत हो जाती है। तभी रूही कहती, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, जब जीवन ने मुझे बताया कि तुम लंदन से हो और वो चाहता है कि तुम हमारे साथ रहो, तो मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ कि पता नहीं तुम कैसी रहती होगी, कैसे विदेश में रहने वाले लोगों के विचार थोड़े अलग होते हैं और हम इंडियन वाले थोड़े अलग। तो रूही की बात सुन जूही कहती है, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं भी तो हूँ इंडियन ही, कहीं भी रहूँ अपनी सभ्यता तो नहीं भूल सकती, और पापा ने मुझे ये संस्कार दिए हैं। जूही की बातें सुनकर रूही कहती है, तुम्हारे पापा ने संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। फिर वो फ्रेश होने चली जाती है। जूही बस मुस्कुरा देती है।
कुछ समय बाद दोनों रेडी होकर मंदिर जाने के लिए नीचे आती हैं। रूही की मम्मी रूही और जूही को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। और वो जाकर जूही के सर पर हाथ रखती कहती हैं, बेटा तुम इंडियन ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। जिसे सुन जूही मुस्कुरा देती है। दोनों मंदिर के लिए निकल जाती हैं। वहीं रुद्र भी मंदिर के लिए निकल जाता है। जीवन तो मंदिर पहुंचकर उन लोगों का इंतजार करने लगता है। रूही और जूही भी मंदिर पहुंच चुकी होती है। जीवन जैसे ही जूही को देखता है तो वो तो उसमें ही खो जाता है। वो जूही को आज पहली बार इंडियन ड्रेस में देख रहा होता है। जूही आज सच में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उसके तो मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। उसका तो दिल कह रहा था, जा जीवन और बना ले जूही को अपना। मगर वो अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए जूही की तरफ जाता है। जूही जैसे ही जीवन को देखती है, वो रूही को प्रसाद लेने को कहे, वो भी जीवन की ओर चली जाती है। रूही वहाँ एक दुकान से प्रसाद ले रही होती है, तभी वहाँ रूथ की गाड़ी भी रुकती है। रूथ की नज़र अचानक से रूही पे चली जाती है तो रूथ तो रूही में ही खो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वाइट ड्रेस मानो उसके लिए ही बनी हो। तभी रुद्र गाड़ी से बाहर निकलता है और रूही के कुछ पोज लेने लगता है। जब रूही को एहसास होता है कि कोई उसका फोटो ले रहा है, तभी वो पीछे मुड़ती है। वो पीछे जैसे मुड़ती है, वो देखती है कि रुद्र उसका पिक ले रहा है, तो वो गुस्से से रुद्र की तरफ चली जाती है। रूही को अपनी तरफ आता देख रुद्र हड़बड़ा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। तभी रूही उसके पास आती है और कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी पिक क्यों ले रहे हैं? आपको मैनर्स नहीं है? किसी अनजान लड़की की पिक लेती हुई शर्म नहीं आती है क्या आपको? तभी रुद्र कुछ कहता है, उससे पहले ही जीवन वहाँ आते हुए कहता है, रूही तुम यहाँ? जिसे सुन रूही जीवन की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जीवन कहता है, मैं रुद्र के साथ यहाँ आया था मन्नत पूरी करने। जिसे सुन रूही कहती है, मैं भी जूही के साथ आई हूँ, मम्मा ने भेजा है। तभी जीवन कहता है, रूही तुम तो रोज से मिली नहीं होगी, इनसे मिलो, ये है रुद्र। रूही ये जानकर कि यही रुद्र है हैरान हो जाती है और वो अपनी कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है और उसे अब गिल्टी महसूस होने लगता है कि उसने रुद्र से गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया होता। तभी जीवन को जूही इशारा करते हुए बुलाती है तो जीवन 1 मिनट कहे जूही के पास चला जाता है। जीवन जैसे ही वहां से जाता है, रूही धीरे से रूथ को सॉरी का कहकर वहां से जाने लगती है। तभी रूथ उसका हाथ पकड़ लेता है। रूही का हाथ जैसे ही पकड़ता है, उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसकी धड़कन अचानक से बढ़ने लगती है। तभी रूथ धीरे से रूही को अपनी ओर खींचता है, जिससे रूही रूथ के सीने से टकरा जाती है। तभी रूथ उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, मैंने किसी अनजान लड़की की फ़ोटो नहीं लिया है और मुझे मैनर्स भी है। मैंने अपनी होने वाली वाइफ की तस्वीर ली है। जिसे सुन रूही बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी रूथ कहता है, एक बार हाँ करने से पहले मेरी एक फ़ोटो ही देख लिया होता तो मुझे आज इतना कुछ नहीं सुनना पड़ता। जिसे सुन रूही फिर से धीरे से सॉरी कह देती है। फिर वो दोनों चुपचाप से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। मंदिर में भीड़ होने के कारण, किसी के धक्के के कारण रूही गिरने ही वाली होती है कि तभी रुद्र उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। ऊपर मंदिर में जूही और जीवन बातें कर रहे होते हैं। जीवन कहता है, यार जूही तुम तो इंडियन ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल कह रहा है कि आज इसी मंदिर में मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे ले लूँ। तो जूही कहती है, जीवन तुम्हें मजाक करना कब छोड़ोगे? तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। तो जीवन उछलते हुए कहता है, यानी कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम्हारे लिए तो मैं यह आदत भी छोड़ सकता हूँ। एक बार तुम हाँ तो कहो। तो जीवन को जूही मारना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ रुद्र और रूही एक साथ आते हैं। जूही जैसे ही रुद्र को देखती है, वो उसे पहचान लेती है, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में एक दो कैजुअली मीटिंग उसका रुद्र के साथ हुई है। तभी वो रुद्र से कहती है, हेलो मिस्टर रुद्र, आप यहाँ? तो रुद्र भी मुस्कुराते हुए कहता है, यही सवाल तो मुझे आपसे करनी चाहिए। तभी जीवन कहता है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो रुद्र कहता है, हाँ, बिजनेस के सिलसिले में एक दो कैजुअली मीटिंग हमारी हुई है। जिसे सुन जीवन मुस्कुराते हुए कहता है, रुद्र ये जूही है, मेरी दोस्त जूही। ये रुद्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैंने तुम्हें बताया था ना? तो जूही मुस्कुराती हुई कहती है, तो आप ही हैं जिससे रूही दी की शादी होने वाली है? रुद्र बस हाँ कह देता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि उसे रूही की फैमिली मेम्बर्स के बारे में मालूम होता है और वो ये सब समझ जाता है कि जीवन के जरिए ही जूही रूही से मिली होगी। तभी जीवन कहता है, चलो फिर हम जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं। जूही
और जीवन ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ये एक कॉन्फिडेंस नहीं है चारों का साथ में मंदिर में आना, मगर रूही बहुत अजीब फील कर रही होती है क्योंकि वो आज पहली बार रुद्र से मिली होती है। वहीं रुद्र रूही को देख बहुत खुश होता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसे मंदिर में रूही मिलने वाली है, वरना वो कब का आ गया होता। मंदिर फिर चारों पूजा करने लगते हैं। तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।